once again to my channel Physics World. So दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसन प्लान्स की। लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है, उसका क्या पैटर्न होता है और किन किन विधियों का किन किन तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो लेसन प्लान होते हैं, जब भी आप टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं या टीचिंग कर रहे होते हैं, और या तो आप हो सकता है कि कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो उस समय आपको इन लेसन प्लान्स की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, जब आप अपने इंटर्नशिप पीरियड में होते हैं तो इंटर्नशिप के दौरान आपको बच्चे को किस तरह से गाइड करना है, पढ़ाना है, आप सीखते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं। आपको एक गाइडेंस मिलती है कि हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी विधियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, तो किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे उसके बिहेवियर में चेंज लेकर के आएंगे, हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो आज जो मैं लेसन प्लान यहाँ पे लेकर के आया हूँ, वो लेसन प्लान है हमारा विज्ञान का। और विज्ञान में आपको पता होगा, ये जो विषय है विज्ञान है। आप यहाँ पे दिनांक जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। टॉपिक जो होगा यहाँ पे, टॉपिक का एक सब टॉपिक भी होता है, क्योंकि विज्ञान 3 पार्ट से मिलकर के बना है। दैट इज भौतिक विज्ञान हमारे पास हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान होता है और जीव विज्ञान होता है। तो जो ये लेसन प्लान में लेकर के आया हूँ आपके सामने, ये हमारा रसायन विज्ञान का लेसन प्लान है। तो रसायन विज्ञान की जो पाठ योजना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और रसायन विज्ञान में कक्षा 7 में एक प्रकरण आता है, टॉपिक आता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस तरह से हम डेली लाइफ में लेते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर हम लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। अवधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 40 मिनट का पीरियड हो सकता है, 35 मिनट का पीरियड हो सकता है, तो अवधि उसके हिसाब से निश्चित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, वो है आपका सामान्य उद्देश्य, कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के, जैसे हमें विज्ञान पढ़ाना है तो विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनके विचारों को और मानसिक शक्तियों का विकास करना, उनके प्रयोगात्मक कौशलों का विकास करना, और व्यवहारिक जीवन में जो बच्चे विज्ञान के प्रति देखते हैं, हम कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं विज्ञान में, उसको कैसे प्रयोग करना है अपने दैनिक जीवन में, और बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना, हम इसकी बात कर सकते हैं। गणनात्मक व रचनात्मक जो कार्य हैं, बच्चा किस तरह से शक्तियों का अपना इस्तेमाल करता है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ये कुछ सामान्य उद्देश्य मैंने लिखे हैं 5 और 6 के आसपास। अब हो सकता है ज्यादा भी लिख सकते हैं, हो सकता है कम भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण 5 से 6 उद्देश्य आते हैं, पर मैंने यहाँ पे 4 उद्देश्य लिखे हैं। जैसे ज्ञानात्मक कौशल का विकास, हम बच्चे जब इसको सीखेंगे तो ज्ञानात्मक कौशल का विकास होगा। जो भी वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में सीखेंगे, उसके उसके उसमें वो क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस प्रकरण के संबंध में। बोधात्मक जो उद्देश्य होता है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के मुख्य तत्वों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक जो होता है, प्रयोगात्मक में हम क्या कर सकते हैं, बच्चा प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में ये कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। अंतिम जो है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है, कि बच्चा अपने कौशल को, इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकता है, किस तरह से बता सकता है दूसरों को, किस तरह से क्रियाओं के रूप में इसको सीख सकता है, किस तरह से क्रियाओं के रूप में इसको कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा पहली स्लाइड हुई जिसमें हमने बात करी कि किस तरह से रसायन विज्ञान पर जो हमने लेसन प्लान बनाया है उसका फ्रंट पेज क्या होना चाहिए। आप हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं कि पहला पेज तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सहायक सामग्री की। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों को आप किस तरह से सिखाते हैं, किन किन चीज़ों की हेल्प लेते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे हमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में बताना था बच्चे को, तो उसमें हम मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जंग लगे लोहे की छड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी अन्य कक्षा उपयोगी वस्तु हो सकती है, जैसे चार्ट हो सकता है। आप जो कक्षा में डेली ले जा रहे हैं, जो भी सामान आप बच्चों को दिखा करके सिखा रहे हैं, उसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्व ज्ञान की, कि बच्चा जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चा उससे पहले की बातों को जानता है, क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के पहले क्या वो परिवर्तन के बारे में उसे पता है। अगर उसे परिवर्तन के बारे में पता होगा तो वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को सीखने के लिए
सीखने के काबिल है। नहीं तो क्या होगा, आपको पहले वो चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, फिर आप जाकर के इस प्रकरण को पढ़ा सकते हैं। तो सामान्य जो दैनिक परिवर्तन होते हैं जीवन में, वो बच्चा उससे क्या है, परिचित है। हम यहाँ पर ये पूर्व ज्ञान में ये लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अब हम जब क्लास में जाते हैं तो अपने लेसन प्लान को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना प्रश्न से। शुरू करते हैं प्रस्तावना प्रश्न से। बच्चा, छात्र अध्यापक जो जाएगा, वो प्रस्तावना प्रश्न से शुरू करेगा। किस तरह से शुरू करेगा? सबसे पहले वो बच्चों से कुछ सवाल पूछेगा, कुछ प्रश्न करेगा कि वो बच्चे कितना जानते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, बच्चा क्या करेगा, टीचर उनसे सवाल पूछेगा। जैसे यहाँ पर छात्र अध्यापक हमारे पास क्रिया है। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में उसने मोमबत्ती दिखाकर पूछा बच्चों से कि यह क्या है। अब बच्चों को तो ये तो पता ही होगा कि यह मोमबत्ती है, बच्चे बता देंगे। मोमबत्ती के बाद वो कहेगा उससे कि मोमबत्ती किस उपयोग में लाई जाती है। जो मोमबत्ती है हमारी, ये किस उपयोग में लाई जाती है। तो बच्चे कहेंगे मोमबत्ती जनरली रोशनी देती है हमको। तो बच्चों का छात्र अनुक्रिया इस तरह से होगी। फिर नेक्स्ट जो है कि मोमबत्ती जलाने पर वह छोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत देर जलाने पर मोमबत्ती छोटी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न हम इस तरह से कर सकते हैं। और जो ये आपके प्रश्न होने चाहिए, ये जिगजैग मेथड में होने चाहिए कि एक प्रश्न दूसरे से लिंक करता हुआ होना चाहिए। पहला प्रश्न दूसरे से, दूसरा प्रश्न तीसरे से। जब आप प्रश्नों को लिखेंगे तो ऐसा लिखना चाहिए कि ये सरल से कठिन की ओर जाए। कि मोमबत्ती क्या है, फिर मोमबत्ती किस उपयोग में आती है, मोमबत्ती को जलाने से वो छोटी क्यों हो जाती है। और अंत में आप ऐसा प्रश्न करेंगे जिसका आंसर बच्चों को पता नहीं होगा। उसे हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। जैसे यहाँ पर लिखा है मोमबत्ती के आकार में यह कैसा परिवर्तन है। ठीक है, तो मोमबत्ती के आकार में यह कैसा परिवर्तन है, बच्चों को पता तो है ये परिवर्तन है, पर इस परिवर्तन को कहते क्या है, उसे इसके बारे में पता नहीं है। और जो कि आपका पढ़ाने का टॉपिक भी है, तो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। यहाँ पर बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो अगर बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा तो आप यहाँ पर से अपना लेसन प्लान पढ़ाने का मेथड शुरू करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लेसन प्लान, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पदार्थों और रासायनिक परिवर्तनों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम क्या करेंगे, पदार्थों व उनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के ऊपर विषय में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में सीख सकेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से आपका सेकंड स्लाइड यहाँ पर आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न के बाद अब यहाँ पर एक पूरा टॉपिक आपको दिख रहा होगा। ऊपर सबसे पहले शिक्षण बिंदु है कि आप अपने लेसन प्लान को शुरू कैसे करेंगे। लेसन प्लान आपने बता तो दिया बच्चों की, आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आप क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो वो शिक्षण बिंदु के अंदर आएगा। सबसे पहले आपने कहा कि हम भौतिक परिवर्तन सिखाना चाहते हैं। इसके हिसाब से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होंगे, क्या व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य है, बच्चा क्या सीख पाएगा इससे। तो आप लिखेंगे कि छात्र भौतिक परिवर्तनों की व्याख्या कर सकेंगे। कि एक बार आपने भौतिक परिवर्तन बता दिया तो बच्चा उसके बाद उसकी व्याख्या कर सकेगा, उसके बारे में बता सकेगा। यहाँ पर है छात्र अध्यापक अनुक्रिया कि आप जब जाएंगे तो उसके बाद उससे कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे करेंगे कि बच्चा उसके आंसर देगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हम पानी को डीप फ्रीजर में क्यों रखते हैं, फिर बर्फ फ्रीजर से निकाल दिया जाता है तो कम तापमान पे क्या होता है। और अंत में आप पूछेंगे कि बर्फ का पानी में बनना और पानी का बर्फ में दोबारा परिवर्तित होना, ये कैसा परिवर्तन है। तो बच्चा इसका आंसर सही से नहीं दे पाएगा, उसको बड़ी परिवर्तनों के बारे में पता तो है, पर इस परिवर्तन को क्या कहते हैं उसके बारे में पता नहीं है। जो ये अब यहाँ पर छात्र अनुक्रिया है, उसके बाद शिक्षण विधि है कि बच्चा किस तरह से, कौन सी विधि के द्वारा हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो हम जो विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्न कर रहे हैं और बच्चा उसका उत्तर दे रहा है, और जहां पर बच्चा आकर के रुक जाता है उत्तर देने के बाद, तो उस पॉइंट से हम बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं। और ये वाले क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जिगजैग पैटर्न में हो, इनको जिगजैग पैटर्न में होने की जरूरत नहीं है ये वाले प्रश्नों को। इसके बाद हम एक और कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सहायक सामग्री। कि आप क्लास में क्या ले जा रहे हैं, आप क्लास में एक चार्ट लेकर के गए जिसमें इस तरह के कुछ चित्र बने हुए हैं, और बच्चे चित्रों से ज्यादा सीखते हैं, बजाय कि आप उनको लेक्चर देते रहे, उनको बताते रहे, बोलते बोल करके सीखते रहे। बच्चा उससे कम सीखता है और चित्रों से ज्यादा सीखता है। अंत में हमारे पास क्या आता है, अंत में हमारे पास जब आप इन सब कामों को कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास अंत में आता है मूल्यांकन। कि बच्चा जो अभी तक हमने बताया है उसे, क्या वो सीख पाया है उसे या नहीं सीख पाया। तो ये मूल्यांकन प्रश्न हम डालते हैं, आप एक दो भी डाल सकते हैं जितनी भी जरूरत होगी।
तो ये जो हमने कॉलम बनाया है इसमें आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चे से कि आप भौतिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण दीजिए। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में अगर बच्चा सीख गया तो वो उसको कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए अपने चारों तरफ, क्योंकि भौतिक परिवर्तन एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो वो मूल्यांकन प्रश्न आप यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे से पूछेंगे। तो मूल्यांकन में यहाँ पर आ गया। इसमें जैसे ही आपने प्रश्न खत्म करे तो आप छात्र अध्यापक कथन करेगा, छात्र अध्यापक बताएगा बच्चों को किस तरह से यहाँ पर बोलना है, किस तरह से बच्चों को वो पूरा टॉपिक पढ़ाना है। वो सब है यहाँ पर आप लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, और कौन बहुत सारे उदाहरण आप बच्चों को देंगे। और इस समय बच्चा क्या करेगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पर कुछ लिख रहे हैं, तो बच्चा उसे भी क्या करेगा, देखेगा और ध्यानपूर्वक सुनेगा। इस विधि को हम कहते हैं व्याख्यान विधि। इस विधि को हम क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं। और व्याख्यान सह प्रदर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने बच्चे को दिखाया भी है, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखाया भी है। तो आप यहाँ पर व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन के ऊपर। कि भौतिक परिवर्तन तो बच्चा सीख गया, अब दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किस तरह से होता है, बच्चा बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, उसके जो व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, बच्चा रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या कर सकेगा। ये यहाँ पर कट है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्याख्या, रासायनिक परिवर्तनों की क्या कर सकेगा, व्याख्या कर सकेगा। अब आप उसको एक लोहे की छड़ दिखा सकते हैं और उस पर लगे हुए जंग को दिखा सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्न उससे पूछ सकते हैं कि यह क्या है। लोहे की छड़ को अगर हम खुले में रख देते हैं तो क्या होगा, बच्चा बताएगा कि वो छड़ भूरी हो जाएगी। लोहे की छड़ को भूरे होने को क्या कहते हैं, बच्चा कहेगा कि जंग लग गया है। और जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो हो सकता है वो फिर से कहे कि भौतिक परिवर्तन है, पर अस्पष्ट है, मतलब उसे पता नहीं है भौतिक है कि रासायनिक है, तो उसे ये भी पता नहीं है। तो इसे इस तरीके को हम क्या कहेंगे, इस हम कहेंगे प्रदर्शन तथा प्रश्नोत्तर विधि। आप लोहे की छड़ दिखाओगे उसे, तो ये प्रदर्शन भी कर रहे हो और प्रश्नोत्तर विधि भी है। इसी के बाद आप जैसे बच्चे बच्चे को पता नहीं है कि आप कौन सा परिवर्तन है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कथन दोगे बच्चे को। सबसे पहले कहोगे कि ये लोहे की छड़ में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं और ये दोबारा से, ये अनुत्क्रमणीय है, ये चेंज दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ सकता। एक बार लोहे में जंग लग गया तो दोबारा से वो लोहे लोहे की रॉड दोबारा नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हो कि किस तरह से का ये परिवर्तन है। इसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, दूध से दही बनना। जैसे दूध से एक बार दही बन गई तो दही से फिर से हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इस समय आप जो भी कर रहे हैं बच्चा उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और शामपट कार्य करेगा। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि। आपने उससे अच्छे से समझाया है। इस सब चीजों को समझाने के बाद बच्चा मूल्यांकन प्रश्न आप उससे पूछेंगे कि लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है। बहुत सारे आप उससे प्रश्न कर सकते हैं, तो एक आध प्रश्न आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर बच्चे को आ गया है तो वो यहाँ पर उत्तर दे देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। अंत में आप क्या कर सकते हैं, अंत में आप यहाँ पर शामपट कौशल कर सकते हैं। शामपट कौशल जैसे जहां पर हमने सहायक सामग्री की थी, सहायक सामग्री के वहां पर भी आप शामपट कौशल कर सकते हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि कई टीचर कई इंस्टीट्यूशन में श्यामपट्ट कौशल आगे भी हो जाता है, तो हम इसको अंतिम लास्ट पॉइंट पर करते हैं श्यामपट्ट कौशल को। इसमें आप इस तरह से एक ब्लैक पेपर चिपका सकते हैं और उसके ऊपर व्हाइट पेन से लिख सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आपने बताया, तो उसको आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। जो जो चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उस टाइम पे, उसको आप इसमें प्रदर्शित करेंगे। जैसे रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया और उसके कुछ उदाहरण लिखे, तो ये सब आप किस पर लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। अंत में इसमें क्या आता है, कक्षा निरीक्षण कार्य आता है। ठीक है, तो कक्षा निरीक्षण कार्य यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप आपने प्रकरण पढ़ा दिया है, तो अब अंत में आप बच्चों को क्या कहेंगे, बच्चों को जो भी कार्य आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे। और जो छात्राध्यापक होगा या छात्राध्यापिका होगी, वो स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे और उसके प्रति, अनुशासन के प्रति सजग रहेंगे। ये आपने इसमें लिखना है। अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न होता है कि जो बच्चे ने अभी तक पढ़ा है, एक बार उसको आप फिर से पूछेंगे कि आपको आया कि नहीं आया, तो उसको जांच करने के लिए कि उसे आया या नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चे से ये सवाल पूछ सकते हैं। 2-3 प्रश्न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने 2 लिखे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से आपका पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। अंत में जो आप आएगा, अंत में क्या होगा, आपने सब प्रकरण पढ़ा दिया, अब लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको बच्चे को गृह कार्य देंगे। अब बच्चा घर से उस काम को कैसे करेगा, आपने एक बार उसको पूरा प्रकरण पढ़ा दिया है,
तो प्रकरण पढ़ाने के बाद बच्चा उसको कितना सीख पाया, ये उसके गृह कार्य के अंदर आ जाएगा। तो गृह कार्य से वो घर से करके लेकर के आएगा, और आप इसमें ऐसे प्रश्न देंगे जो उसकी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे आसपास होने वाली दो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप दे सकते हैं बच्चे को, जो उसके बौद्धिक क्षमताओं को क्या करे, बढ़ाए, बच्चा सोचने पर मजबूर हो, और जब बच्चा सोचेगा तो वो ज्ञान सीख सकेगा। ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर पूरा होता है। और लास्ट में यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर होता है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ बता दो, यहाँ पर होता है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, और यहाँ होता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर्यवेक्षक में, यहाँ पर जो भी आप जिस टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर साइन करेंगे आपके लेसन प्लान को चेक करके, और यहाँ पर क्या आएगा, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक छात्राध्यापक आएगा, और यहाँ पर अपनी साइन करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अंतिम में। ठीक है, तो ये हमारा लेसन प्लान हुआ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से। तो आज हमने एक लेसन प्लान देखा यहाँ पे, किस तरह से बनाया जाता है, कक्षा निरीक्षण कार्य कैसे किया जाता है, अपने बिंदुओं को कैसे बताया जा सकता है, और आप शिक्षण बिंदु 2 के अलावा 3 भी 4 भी रख सकते हैं। तो निर्भर करता है आपका प्रकरण कितना बड़ा है कितना छोटा है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन प्लान लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।